नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पहले पड़ाव पर लिस्बन पहुंची। पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ आज होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह का आज कठुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट विनय का दौरा। जम्मू के राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। चेन्नई में 10 स्थानों पर ईडी की छापेमारी जारी। संदिग्ध अवैध वित्तीय लेन देन के मामले में राज्य के नगर प्रशासन मंत्री और उनके परिजनों के घर हो रही है छापेमारी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले ने पकड़ा तूल। भाजपा का सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध मार्च। सुप्रीम कोर्ट राज्य में 25,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर चुका है रद्द। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी की आशंका जताई। वहीं तमिलनाडु के कई हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश। और आइए अब सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पहले चरण में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वहां गई हैं। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक भी करेंगी और साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगी। और क्या कुछ रहेंगे राष्ट्रपति के कार्यक्रम, देखिए हमारे सुविशेष रिपोर्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर पुर्तगाल की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू 120 कंटिजेंट का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजधानी लिस्बन में लुइस वॉज डी कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में मोस्टेरो डास जेरोनिमोस चर्च का दौरा भी करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति प्लासियो दी बेलम पैलेस पहुंचेंगी। यहां एम्बेसडर हॉल में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पैलेस के सालादे जंतर हॉल में दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भाग लेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति चैपल का दौरा भी करेंगे और बाद में पैलेस के सालादास विकास में संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भाग लेंगे। दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कैमरा म्यूनिसिपल डे लिस्बोआ पहुंचेंगी, जहां लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया जाएगा। यहाँ राष्ट्रपति मुर्मू सभी गणमान्य लोगों को संबोधित भी करेंगी। शाम में राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ मुलाकात करेंगी। इसके बाद रात में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के द्वारा राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से देखें तो इन बैठकों के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत विशेष है। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं, तो लिहाजा हमारे लिए, पुर्तगाल के लिए ये बहुत विशेष यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के अगले दिन यानी 8 अप्रैल को पुर्तगाल की नेशनल असेंबली का दौरा करेंगी। यहाँ उनकी असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुएर ब्रेको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंपाली मोद फाउंडेशन का दौरा करेंगी
और वहां वृक्षारोपण भी करेंगी। दोपहर के समय राष्ट्रपति मुर्मू महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में राधा कृष्ण मंदिर जाएंगी। हमारा सौभाग्य है कि प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आएगी और ये मंदिर में आके वो आरती करेगी। अपनी पुर्तगाल यात्रा के अंतिम पड़ाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी लिस्बन में दोपहर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। पोर्चुगल की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करेंगी जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हम जानते हैं कि भारत और पोर्चुगल अपने 50 वर्षों के स्वर्णिम अध्याय के उन रिश्तों को हर्ष के रूप में मनाने जा रहा है जिससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा कैसे मजबूत हों। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, लिस्बन। भारत और पुर्तगाल अपने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों की संस्कृतियों के आदान प्रदान के रूप में एक दूसरों के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दोनों देश कई मायनों में एक दूसरे के करीब आए हैं, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक कार्यक्रम भारतीय दूतावास की तरफ से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत और पुर्तगाल के बीच तकरीबन 500 साल पुराने संबंध हैं और इस दौरान दोनों देश कई मायनों में एक दूसरे के करीब आए हैं, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। आज दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों देशों की संस्कृतियों के आदान प्रदान के रूप में एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम भारतीय दूतावास की तरफ से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत के विभिन्न नाट्य कलाओं को जिन कलाकारों ने प्रस्तुत किया, उनमें तरिकावली, कैटरीना मल्लिका और जूलियट रुसेआउ की शानदार प्रस्तुति देखी गई। Very big crowd of people came to see the show. I think it was a wonderful time for everyone, for the dancers on stage and as well for the public. I was also very happy too. It was very fulfilling and heartwarming too. Very, very grateful. It's such a pleasure to be here with all of you, really. That would be amazing. I think we all want. विभिन्न नाट्य विधाओं की प्रस्तुति के दौरान पुर्तगाल के लोगों ने देर तक ताली बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। I loved this kind of dance and I think the performance was very good and they performed very, very well and the whole program was very well designed. So I think it was a very, very good performance. इस अवसर पर पुर्तगाल के सांसद पेड्रो डेलगडो एल्वस भी मौजूद थे, जिनका मानना है कि इस तरीके के कार्यक्रम दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रतापूर्ण भाव को और मजबूत करते हैं। Wonderful performance. Fortunately, we've been having for many years now great dance performers here in Portugal. Some are visiting from India, some are developing and creating an appetite for classical Indian dancing. And so it was a wonderful opportunity to see Tarika Valli, who I've known for many years. She's been hosting several events here in Lisbon. भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों की दास्तान को अब दोनों देश मिलकर और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहते हैं, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण पक्ष बनकर उभर रहा है। लिस्बन से ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को जम्मू पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर गृह मंत्री की अगवानी की। गृह मंत्री आज कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा करेंगे और जमीनी हालात का जायजा लेंगे। सीमा का दौरा करने के बाद गृह मंत्री जम्मू स्थित राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिलेंगे। दरअसल 23 मार्च को कठुआ में आतंकवादियों से लड़ते हुए 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आज दोपहर बाद अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। मंगलवार को गृह मंत्री श्रीनगर में राजभवन में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही शहीद पुलिस उपाध्यक्ष हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने भी जाएंगे, जो 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। गृह मंत्री मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे।
इधर वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मेंशनिंग लेटर देखकर दोपहर बाद फैसला लेंगे कि मामले को कब सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर में भी वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा से इस मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी ने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। सदन में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसका विरोध किया। इसको लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि नियम 56 और नियम 58 के उप नियम 7 के अनुसार जो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बनाकर एक बहुत ही असंवैधानिक कार्य कर रही है। ये विधेयक पहले ही संसद द्वारा पारित किया जा चुका है और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका है। सुनील शर्मा ने कहा कि जहां तक हम समझते हैं ये मामला अब न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है और हमारी विधानसभा के पास इस विधेयक पर चर्चा या बहस करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना असंवैधानिक माना जाएगा। रुक करते अगली खबर का। ईडी ने आज तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू के भाई रविचंद्रन के स्वामित्व वाली एक निर्माण कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की है। ईडी तेनामपेट, अलवरपेट, बेसेंट नगर, सीआईटी कॉलोनी और एमआरसी नगर सहित चेन्नई के प्रमुख इलाकों में 10 से ज्यादा निजी निर्माण फर्मों और परियोजना स्थलों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू, उनके परिवार के सदस्यों और उनके भाई के.एन. रविचंद्रन सहित मित्रों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। ये छापेमारी संदिग्ध अवैध वित्तीय लेन देन की जांच का हिस्सा है और इसके साथ ही ईडी की छापेमारी टीवीएच निर्माण कंपनियों से संबंधित संपत्तियों पर भी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूर्व बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी छापेमारी कर रही है। विनय शंकर तिवारी के लखनऊ और गोरखपुर में दोनों घरों पर इस समय छापेमारी चल रही है। बैंक फ्रॉड मामले में छापेमारी चल रही है। विनय तिवारी हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और गंगोत्री कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म चलाते हैं। इससे पहले 23 फरवरी 2024 को भी ईडी की टीम ने एक साथ कई स्थानों पर कार्रवाई की थी। इससे पहले ईडी ने 17 नवंबर 2023 को विनय शंकर और उनके परिवार की 72.08 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया था। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में राज्य की भाजपा इकाई आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास कालीघाट की ओर विरोध मार्च निकालेगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को पूरी तरह दागदार और दूषित करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि जिन उम्मीदवारों की नियुक्तियों को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा गया है उन्हें अपनी सैलरी वापस करनी होगी। वहीं मुख्यमंत्री का भी आज नौकरी गंवाने वाले शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे से मिलने का कार्यक्रम है।
वहीं इस मामले में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की इस हालत के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, वो बैठक करेंगे, उनकी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, हाउ कैन यू चेंज इट? बट इसके पीछे जो कुछ ओनली टीएमसी सरकार इज टू बी ब्लेम्ड। यही ब्लेम करना है इनको, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। पहली बात तो बोलिए, ये हुआ क्यों? ये सब दिन तो नहीं आते ना, नहीं देखना पड़ता एक टीचर्स को, इनको किसी को दिन नहीं दिखना पड़ता है। आज सब कुछ हो जाने के बाद आप बैठ के कुछ बात करेंगे। इट इज ओनली टू बी ब्लेम्ड इज टीएमसी। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्या है ताज़ा अपडेट आज का? पहले तो ये बता दूं कि बीजेपी की तरफ से, खासकर से भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये तैयारी किया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद करीब 1.5 ये हमें देखने को मिलेगा कि ये कालीघाट, मतलब जो तृणमूल कांग्रेस नेत्री और जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के आवास की तरफ इन लोगों ने कूच करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी अभी फिलहाल नेताजी इंडोर स्टेडियम में कुछ लोगों से मिल रहे हैं, जिनका ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का कहना है, दावा है कि ये लोग नौकरी खोने वाले हैं। अब मैं थोड़ी देर पहले ये गाड़ी से चलते चलते सुन रहा था कि जो ममता बनर्जी का फेसबुक पेज पर यहाँ पे जो नेताजी इंडोर वाला जो मीटिंग ममता बनर्जी कर रही है, वहां पे जो नौकरी जाने वाले लोगों की तरफ से भाषण दिया जा रहा है, वो मुझे जहां तक पता है कि पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से लिखा हुआ भाषण है, जिसमें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट और देश की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके खिलाफ नारा और आवाज उठाने की काम किया जा रहा है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि तृणमूल नेत्री जी है वो इस तरह की एक जो करप्शन है, इस करप्शन को भी राजनीति के हिसाब से अपने तरफ से इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी हुई है। संध्या जी, राजनीति तो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में इस समय में देखने को मिल रही है, लेकिन प्रसेनजीत आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया गया है। ऐसे में कानूनन अगर हम मदद की बात करें तो किस तरह से अब शिक्षक जो है वो कानूनी शरण की तरफ जा सकते हैं और कौन कौन से उनके लिए ऐसे द्वार हो सकते हैं जहां पर वो पहुंचकर अपनी बात रख सकते हैं? वहीं राज्य सरकार की अगर बात करें तो क्या वो भी किसी तरह की कोई कानूनन मदद के लिए आगे बढ़ेगी? देखिए, फिलहाल जो कानून है उस हिसाब से ये लोग रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं, लेकिन जो बार बार हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का बताया जा रहा है सरकार से और स्कूल सर्विस कमीशन से कि आप जो वैध और अवैध इन दोनों के बीच में जो तालिका बनाने के लिए अदालत ने कहा तो आप तालिका बना के दीजिए, लेकिन ये हो नहीं पाया इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से और स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से जो ओएमआर सीट है उसे नष्ट कर दिया गया। ओएमआर सीट का जो मिरर इमेज है वो भी नष्ट कर दिया गया। इसीलिए ना हाईकोर्ट के पास ना सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा रह गया कि ये 26,000 की नौकरी खारिज करने का घोषणा के अलावा। तो अब मुश्किल इस बात की है कि जब सरकार के पास दोनों लिस्ट नहीं है तो अदालत की तरफ से कुछ कर ही नहीं सकते। अब रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, उसके बाद बाकी अदालत के ऊपर है। संध्या, देखिए, संख्या कम नहीं है, 25,000 से ज्यादा शिक्षक है प्रसेनजीत। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से शिक्षकों के पक्ष में नजर आ रही है और जिस तरह से आज विरोध मार्च होने वाला है, क्या क्या मांगे अब वो राज्य सरकार से करेंगी? क्योंकि राज्य सरकार लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से घोटालों में लिप्त नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए विरोध में अब मोर्चा खोल लिया है और आज मार्च भी निकलने वाला है। संध्या, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले दिन से ही बताया जा रहा है कि आप लिस्ट दे दीजिए, जो ऑथराइज्ड है उन लोगों की लिस्ट दे दीजिए, हमारी तरफ से पूरी कानूनी सहायता इनको दिया जाएगा और पूरी जो बाकी मदद करने की है वो किया जाएगा कि इन्हें नौकरी इनका जी
तो पूरी तरह से मदद मिलेगी जी। नहीं तो जिस तरह से भी हो सके कानूनन सलाह देकर इन्हें कोई दूसरे नौकरी में बहाल किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जो लिस्ट देने का वादा किया गया था वो लिस्ट अभी तक दिया नहीं गया। इसीलिए कौन ऑथोराइज्ड है और कौन अनऑथोराइज्ड है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बीजेपी की तरफ से ये मांग आज भी उठाया जाएगा कि आप ऑथोराइज्ड जो लिस्ट है वो हमें दीजिए, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे और हम जो जितना हो सके कानूनन मदद करेंगे। संध्या। प्रसन्नजीत, देखिए ममता सरकार तो घिरती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन अब हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो किस तरह से उनकी आगे की रणनीति देखने को मिलेगी, क्या कुछ अगले कदम के तौर पर देखने को मिलेगा? देखिए, जो जहां तक मैंने बात की है भारतीय जनता पार्टी से, इनका कहना है कि हम इन लोगों से मिलेंगे और मिलने के बाद हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि जो ऑथराइज्ड है, जो योग्य है, ये ऑथराइज्ड और योग्य जो कैंडिडेट है इनको ढूंढ के निकाले, इनको किसी न किसी तरह से जो कानूनन सलाह दिया जाए वो सलाह दिया जाए, उसके लिए आर्थिक और बाकी जो कुछ भी संभव है दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर इनको कोई दूसरे नौकरी में बहाल किया जाए, दूसरे नौकरी के लिए मदद किया जाए या केंद्रीय सरकार से अपील किया जाए कि इनके लिए एक दूसरा कोई तरीका निकाला जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सारे मदद करने की वादा किया गया। संध्या जी। प्रसन्नजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो तमाम मदद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि ममता सरकार जिस तरह से घिरती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, तो मोर्चा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने संभाला है, लेकिन शिक्षकों के हित में अब किस तरह से भाजपा आगे कदम बढ़ा पाएगी, देखने वाली बात होगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि भूकंप से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। एनडीआरएफ की महिला टीम म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मौके पर मौजूद है। लगातार भूकंप के झटकों के बावजूद एनडीआरएफ की टीमें सभी चिकित्सा सुविधाओं के साथ लोगों की मदद कर रही है। पेशे मांडले से ही हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। मेरे साथ ये 3 लेडीज हैं एनडीआरएफ के, शानदार यहाँ पे हैं। मैम, महिला शक्ति का आप लोग जीता जागता उदाहरण है। आप अपना नाम बताएं। पूनम कुमारी। पूनम मैम, डर नहीं लगा यहाँ पे आने के लिए? नहीं सर। डर नहीं लगा? नहीं सर। एकदम आ गए आप यहाँ पे? हाँ जी सर। और यहाँ पे कैसा लग रहा है आपके? गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा गर्मी तो काफी है सर। दिक्कतें हो रही है? हाँ जी सर। अच्छा मैम, आपका शुभ नाम? मंजू भाटी। मंजू जी, यहाँ पे आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं, तो कितना दिक्कत हो रहा है? सर दिक्कत तो है, लेकिन डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ की लोग सर्वाइव कर रहे हैं। सोते टाइम रोड से बाहर निकलने, बाकी अपना काम कर रहे हैं, तो उन्हें देख के हमें भी हिम्मत आ रही है काम करने में। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंगें टूट रही है, आसपास की बिल्डिंग, आपको क्या दिक्कत आ रही है उनको क्लियर करने में, डेड बॉडी निकालने में? सर अप्रोच बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है हमें, डेड बॉडी निकालने में, क्योंकि लाइव विक्टिम भी है, अगर पैनकेक है, नीचे बेसमेंट होता है, वॉइड स्पेस भी होता है, बस अप्रोच बनाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है 5-6 दिन तक व्यक्ति बिना खाने पीने के सर्वाइव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे गर्मी भी इतनी ज्यादा है, दूसरा अप्रोच नहीं बन पा रही है हमारी अच्छे से। मैम आपका नाम? कविता सिंह। कविता जी, आप मुझे बताइए, आप लोग देश से दूर हैं, भारतीय नारी शक्ति का आप लोग उदाहरण है, कैसा महसूस होता है यहाँ पे जब आप लोगों को लोग आके आप लोगों की बधाई देते हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें देख के लोग वो करते हैं ना कि कल जो लेडीज बोल रही थी ना कि आप आए हो तो हमें थोड़ा शांति मिली है कि आप हमारी फैमिली को बचा लोगे, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है हम किसी को बचा पाए। देश के बारे में कोई कुछ कहता है यहाँ पे हमारे देश के? हाँ बोलते हैं, बोले बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया के बारे में सब कुछ की जैसा सुना है वैसा ही है इंडिया, बहुत अच्छा है। इंडिया के बारे में बहुत अच्छा कह रहे हैं। ये है नारी शक्ति भारत की, एनडीआरएफ की, और ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बस एक्सरसाइज के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मांडले। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझने और अपनाने का एक संदेश भी है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था, और प्रत्येक वर्ष ये दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता के एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो आप देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। माताओं और शिशुओं का स्वास्थ्य स्वस्थ परिवार और समुदाय की नींव है, जो हम सभी के लिए
अति आवश्यक है और आशाजनक भविष्य सुनिश्चित करने में सहायता करता है। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम है मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य इस वर्ष का शीर्षक है। आवश्यकता है कि मातृ व नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सब में जागरूकता पर ध्यान दिया जाए। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 है। इस वर्ष का थीम है हेल्थियर बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। इसमें मातृ एवं शिशु की देखभाल के लिए को टारगेट किया गया है। बहुत आसान से तरीकों से ये करा जा सकता है, जैसे कि कंगारू माता देखभाल, स्तनपान, केवल स्तनपान कराना, संक्रमण से बचाना, छोटे बच्चों की जो देखभाल है, जो स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न है, जो छोटे बच्चे हैं जो समय से पूर्व पैदा हुए हैं, उनके लिए SNCOs और माता के साथ भागीदारी वाली फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर प्रोवाइड करना, मदर और न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनाना। कई ऐसे कारक हैं जो शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मां के स्वास्थ्य की दशा, गर्भावस्था में की गई देखभाल, गर्भावस्था के दौरान पोषण, पर्यावरणीय कारक जैसे गर्भावस्था के दौरान एक्सरे या विकिरण के संपर्क में आना, कीटनाशक जैसे हानिकारक पदार्थों का संपर्क, गर्भावस्था में कोई रोग या संक्रमण, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा, साथ ही आनुवंशिक कारक भी शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। आवश्यकता है कि गर्भावस्था के लिए पहले से योजना बनाई जाए, समय समय पर जांच करवाएं और स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। साथ ही प्रसव अस्पताल में हो किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ही किया जाए, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के जो 6 स्तंभ है, जिसमें केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड एंड एंटीनेटल विजिट्स है, केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ है, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर है, केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न है, केयर ऑफ स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न है एंड केयर बियॉन्ड सर्वाइवल है। जो जन्म पे जो बच्चे कम वजन के हैं, अगर सभी मृत्यु को देखा जाए जो नवजात शिशु की होती है, उनमें से 80% मृत्यु केवल छोटे बच्चों में होती है। और इनको हम बचा सकते हैं अगर हम इनको तुरंत गर्माहट दे सकें, उनको संक्रमण से बचा सकें, उनको हम केवल स्तनपान कर सकें। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना तो आवश्यक है ही, साथ ही शिशु जन्म के बाद उचित टीकाकरण कराना, संक्रमण से बचाव करना और शिशु के आहार पर विशेष ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।